देखो, हिंदू मैरिज जो है ना वो वॉइड भी हो सकती है और वॉइड एबल भी हो सकती है। अच्छा, और ये पढ़ते वक्त हम समझेंगे सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, और इसमें हम कवर कर लेंगे सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो वॉइड मैरिजेस है ना ये सेक्शन 11 में लिखा है, और मैं हमेशा बैराक की एज इट इज लैंग्वेज यूज करती हूँ बिकॉज दैट इज हाउ यू फेच मोर मार्क्स। अब देखो सेक्शन 11 क्या कहता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज, अगर कोई भी ऐसी शादी होती है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर कोई पार्टी पिटीशन प्रेजेंट करे। पिटीशन प्रेजेंट यानी कि हस्बैंड वाइफ कोई भी कर सकता है। और क्यों करेगा? ताकि कोर्ट डिक्लेयर कर दे, डिक्री ऑफ नलिटी दे दे। अच्छा ठीक है, डिक्री ऑफ नलिटी दे देगा। कब दे देगा? जब सेक्शन 5 का क्लॉज 1, 4 और 5 कॉन्ट्रावीन होगा, यानी कि फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर ना तुम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस पढ़ने आए हो लेकिन तुम वैलिड मैरिज पढ़ के नहीं आए हो तो तुम्हें ये वीडियो समझ नहीं आएगी। हालांकि मैं कोशिश फिर भी करूंगी कि तुम्हें समझ में आए। तो देखो, सेक्शन 5 एसेंशियल्स बताता है वैलिड मैरिज के, जो तुम्हें फुलफिल करने होते हैं। अब उन्हीं सेक्शन के जो एसेंशियल्स हैं उसको अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे ना तो दो चीजें होंगी, या तो तुम्हारी शादी वॉइड हो जाएगी या वॉइडेबल हो जाएगी। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 5 का क्लॉज 1 क्या कहता है? बायगैमी की बात करता है। तो ये कहता है कि हस्बैंड वाइफ के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर तुम ऐसा कर लेते हो ना, अगर तुम अपने हस्बैंड या वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हो तो उस केस में तुम्हारी शादी वॉइड हो जाएगी। फिर उसके अलावा अगर तुम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हो, अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि अगर तुम अपने भाई, बहन, मामा, मौसी, ताऊ, चाचा, बुआ, इन सब से, ये जो तुम्हारे सगे हैं ना उनके बच्चों से भी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। अब ये जो है ना ये डिफाइंड है सेक्शन 3G, इसी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज जी में, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। लेकिन ऐसी शादी वॉइड हो जाएगी, ये सेक्शन 11 में लिखा है। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन ये है कि तुम एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। सपिंड यानी कि सेम पिंड को बिलोंग करने वाले। तो देखो, हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था कि मदर के केस में 3 जनरेशन्स और फादर के केस में 5 जनरेशन्स तक जो तुम्हारे लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स है, मतलब जो तुम्हारे पूर्वज है या तुम जिनके पूर्वज हो, तो आपस में ऐसे लोग शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसी अगर शादी होती है तो फिर ये शादी भी वॉइड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम तो लॉ स्टूडेंट हैं और हम हर चीज का एक्सेप्शन पढ़ते हैं, तो इसका एक्सेप्शन भी पढ़ते जाओ। तो देखो, बायगामी तो किसी कीमत पर भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोहिबिटेड डिग्री और सरपिंड की बात करूं जो 3F में डिफाइंड है, तो दोनों ही केस में क्या होता है, अगर तुम्हारा कस्टम अलाउ करता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, उसी तरीके से अगर तुम्हारा कस्टम अलाउ करता है तो फिर तुम शादी कर सकते हो और वो वॉइड नहीं। तो देखो, इसका लीगल इफेक्ट ये होगा कि जो मैरिज है ना ये नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी इस शादी के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। और फिर इसको डिक्लेयर कराने के लिए कोई भी पार्टी जाकर नलिटी ले लेगी, यानी कि कोर्ट से एक डिक्री ले लेगी कि हाँ मेरी शादी वॉइड है। अच्छा, अब एक बात सुनना, जब शादी वैलिड ही नहीं है तो ये नलिटी की डिग्री लेने की क्या जरूरत है? अब देखो, ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के जाके दूसरी शादी कर लेगा और कहते करे वो मेरी जो पहली शादी थी ना वो वॉइड थी। तो भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कोर्ट से जाके डिक्री लेके आनी पड़ेगी कि आपकी शादी वॉइड थी। अच्छा, फिर लेकिन आपको हस्बैंड या वाइफ का कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा ऐसी शादी करने से। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या है? सबसे प्यारी बात यह है कि सेक्शन 16 कहता है कि देखो, गलती पेरेंट्स की थी कि उन्होंने अपने प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी करी या अपने सपिन से शादी करी, लेकिन ऐसे में वो जो बच्चे हैं वो हमेशा लेजिटिमेट माने जाएंगे भले ही वो वॉइड मैरिज से हुए हों। तो ये थी हमारी वॉइड मैरिज। अब देखो वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। तो जो वॉइडेबल मैरिजेस है ना ये कवर्ड हैं सेक्शन 12 में। अब सेक्शन क्या कहता है, आओ एज इट इज समझ लेते हैं। तो देखो, कोई भी मैरिज एन्यूल करी जा सकती है एक डिक्री पास करके ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। अब वो स्पेसिफिक ग्राउंड्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सेक्शन 5 से थोड़ा ऊपर की बात है, और ये क्या कहता है? सबसे पहला इम्पोर्टेंसी, यानी कि
बच्चे पैदा ना कर पाना, राइट, इम्पोर्टेंट होना। तो देखो अगर कोई इम्पोर्टेंट है या फिर वो शादी कंजमेट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रह ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में ये वैलिड ग्राउंड बनता है कि आप जाइए और जाके अपनी शादी को वॉइड एबल डिक्लेयर करा लीजिए। अच्छा, उसके बाद लैक ऑफ वैलिड कंसेंट। अब ये हमने सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में पढ़ा था कि अगर वैलिड कंसेंट नहीं है ना, अगर या तुम अनसाउंड माइंड के हो, तुम दिमाग से पागल हो और तुमने शादी कर ली है, तो ऐसे केस में भी जो तुम्हारा स्पाउस है ना, क्योंकि वो तो बेचारा अग्रीव्ड है, तो वो जाकर इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, ठीक। या फिर जो तुम्हारी कंसेंट ली गई थी उसको या तो फोर्स या तो फ्रॉड से लिया गया था। अब इसको समझना, वो जो देखा है ना, सर पे बंदूक रख के शादी करा लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या फिर झूठ बोल के कि भाई हमारा लड़का तो मर्चेंट नेवी में है या हमारी लड़की एयर होस्टेस है, या फिर अपनी मेंटल कंडीशन, कोई पागल है, फैमिली ने बताया ही नहीं कि वो पागल है, या उसने शादी कर रखी है, इस बात को छुपा लिया। तो कुल मिला के तुमने किसी भी तरह का अगर फ्रॉड किया और वो फ्रॉड बाद में पता चला, तो जिस बेचारे पार्टनर के साथ फ्रॉड हुआ है, वो हस्बैंड हो या वाइफ, वो भी जाके शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। और लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर जो वाइफ है ना वो पहले से प्रेग्नेंट है, यानी कि प्री मैरिज प्रेगनेंसी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि देखो हमने देखा था ना, हार्दिक पांड्या और निताशा ने क्या किया था, उन्होंने बाद में शादी करी थी, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ प्रेगनेंसी बार नहीं है, शी मस्ट बी प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन। तो अगर तुम्हारी वाइफ, मतलब किसी की वाइफ शादी से पहले किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे केस में अगर वो शादी कर लेती है और ग्रूम को, यानी कि दूल्हे को, इस बात की नॉलेज नहीं है, शादी हो जाती है, तो जब उसको पता चलेगा तो भी वो जाके मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अच्छा, अब इन सारी कंडीशंस में एक बात को समझना, देखो जल्दी जल्दी कुछ केसेस देखो। देखो ये एक पर्सन है, ठीक है, इनके सर पर गोली रखी गई और इनसे कहा गया शादी करो, ठीक है, यहाँ पे इनके ऊपर फ्रॉड अप्लाई किया गया। दूसरे थे ये, इन्होंने आके अपने बारे में झूठ बोला और इनसे शादी कर ली, ठीक है। और तीसरा क्या केस था, ये एक और दीदी थी एंड शी वॉज प्रेग्नेंट, इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं और शादी कर ली। अब इन तीनों केसेस में बात समझते जाना, जैसे ही पहले वाले केस में इनके ऊपर से बंदूक हटी, यानी कि फोर्स हट गया, तो 1 साल के अंदर इनको जाकर ना अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन दे देनी है। वही इनके केस में सुनो, जैसे ही इनको पता चला कि इनके हस्बैंड वाइफ का असली रिलीजन या कास्ट क्या है या कि उनका असली प्रोफेशन क्या है, तो 1 साल के अंदर सेम इनको भी पिटीशन फाइल करनी है। और वहीं तीसरे केस में जैसे ही इनके हस्बैंड को पता चलता है कि अच्छा शी वॉज प्रेग्नेंट किसी और की वजह से, तो और ये उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो भी 1 साल के अंदर जाके आपको अपनी पिटीशन दायर कर देनी है। लेकिन तीसरे केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनते जाओ। देखो, अगर हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं, हस्बैंड एक अच्छा इंसान है एंड उसको लगता है कि कोई बात नहीं, दैट्स योर पास्ट, हम साथ रह सकते हैं, तो अब अगर हस्बैंड ने एक बार इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लिया और ये अपनी वाइफ के साथ रहने लगे, तो ये नहीं कि तुम 2 साल बाद जाओ, 5 साल बाद जाओ और जाकर कह दो कि भाई मेरी वाइफ तो किसी और से प्रेग्नेंट थी और अब मुझे अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर कराना है। हाँ, तुम इसको डिवोर्स का ग्राउंड बना के जाके डिवोर्स ले लो, लेकिन इस बेसिस पे तुम अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकते। तो समझ आ गया। अब देखो इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, इसको भी बहुत अच्छे से समझो। देखो, जो शादी होगी ना वो वैलिड है। अगर मान लो कि भाई मेरे सर से गोली हटी, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जान के, तुम्हारे रिलीजन के बारे में जान के, तुम्हारी असलियत जान के भी तुम्हारे साथ रहना है, तो बहुत खुशी की बात है, मैं रह सकती हूँ। तो ऐसी शादी जब तक कोर्ट जाके एन्यूल नहीं कराओगे कंप्लीटली वैलिड रहेगी। कंग्रेचुलेशंस। और इसके बाद अगर इसको एन्यूल करा लोगे तो फिर एक बात और देखो, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड या वाइफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिवोर्स के केस में होता है ना। हम ये मानेंगे कि शादी कभी हुई ही नहीं थी, तो अगर झूठ बोल के धोखा दे के शादी करी तो हम ये मानेंगे ही नहीं कि वो शादी हुई थी। लेकिन एक और सबसे प्यारी बात कि सेक्शन 16 फिर यही कहता है कि ऐसे केस में भी अगर बच्चे हो जाते हैं तो वो क्या होंगे, लेजिटिमेट होंगे, बच्चे कंप्लीटली लेजिटिमेट होंगे। और एक बात और सुनते जाओ, जैसे कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा है कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो होती हैं, तो देखो वो वैलिड हैं,
वॉइड एबल भी हैं। तो जिस बच्चे की ज़बरदस्ती शादी कराई गई है, वो लड़की अगर चाहे तो कोर्ट जाके बालिग होने से पहले 18 ईयर्स की होने से पहले अपनी शादी को रिपुडिएट करा सकती है। अब ख़यारुल बुलूग कहते हैं मुस्लिम लॉ में और रिपुडिएशन ऑफ मैरिज कहते हैं हिंदू लॉ में। डिटेल में अगर जानना है तो इसी लेक्चर सीरीज में वो वीडियो भी मिलेगी, ज़रूर देखना। अब एक बार आओ जल्दी से देखते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा कि लीगल स्टेटस क्या होगा, तो भाई शादी वॉइड है, शून्य है, हम मानते ही नहीं है कि शादी हुई थी। लेकिन वैलिड के केस में अगर तुम एनुअल नहीं कराओगे तो तुम्हारी शादी वैलिड है। उसके बाद अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूं तो वही सेक्शन 5 वाले ग्राउंड, क्या अगर पहले से हस्बैंड वाइफ जिंदा है या तुम्हारे साथ मतलब है, और फिर अगर तुम एक दूसरे के सपेंड हो या प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हो, शादी वॉइड हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट है या फ्रॉड या पागल है या झूठ बोल के शादी कर लेता है या प्रेगनेंसी छुपा के शादी कर लेता है, तो वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड है। अब पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, तो भाई देखो वॉइड मैरिज के केस में कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन वॉइडेबल मैरिज के केस में सिर्फ और सिर्फ वो जिसके साथ गलत हुआ। मतलब ये क्या, पहले तुमने बंदूक रख के शादी करी और फिर तुम कहोगे भैया सुनो मैंने तो ज़बरदस्ती शादी करी थी, अब मुझको साथ नहीं रहना, तो कोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा अब वापस देखो, कोर्ट की डिग्री चाहिए होती है तो द आंसर इज यस, दोनों में चाहिए होती है, और फिर दोनों में बच्चे लेजिटिमेट होंगे और मैरिज वॉइड है, ये डिग्री लेने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन वॉइड एबल की जैसे मैंने बताया था 1 साल के अंदर जाके डिग्री ले लो। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की सारे टॉपिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिलेगी। थैंक